पढ़ाई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर है विराम चिन्ह। चैप्टर एक नया है विराम चिन्ह। इससे हम लोग शुरुआत करेंगे विराम चिन्ह से। इससे पहले वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम हो चुका है। अब इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे भी एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट में भी पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले तो विराम चिन्ह होता क्या है? तो विराम चिन्ह इसमें किसे कहते हैं? विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। विराम का मतलब होता है ठहराव। विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, रुकना और विश्राम। ये कह सकते हैं इसके पर्यायवाची हैं। विराम चिन्ह के ये पर्यायवाची हैं: ठहराव, रुकना, विश्राम करना। विराम का मतलब ही होता है रुकना। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ज़्यादा काम करने के बाद कहते हैं लोग विश्राम कर लीजिए, मतलब रुक जाइए, ठहर जाइए, विश्राम कर लीजिए। ऐसे ही विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किस में होता है? हिंदी व्याकरण में ये ज़्यादा प्रयोग होता है और वाक्य को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ये शब्द है लिखा हुआ, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ये तीनों एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं। विराम चिन्ह हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह में तीनों एक ही जैसे हैं और तीनों के अलग अलग मतलब हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे बताने से पहले इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक लिखा है इसमें रोको मत जाने दो। इसमें कहीं भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा इसमें। रोको मत जाने दो, इसमें कहीं भी कोई देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा है। इस वाले में रोको यहाँ लगा है, यहाँ मत जाने दो। इस वाले में रोको यहाँ लगा है, जाने दो। एक में तो लगा ही नहीं है, एक में यहाँ लगा है रोको के बाद, एक में रोको मत के बाद लगा है। तो इसी का मतलब क्या होता है और यही हमें पढ़ना है, यही अच्छे से समझना है आखिर क्यों इसका अर्थ अलग अलग है। ये छोटे से विराम चिन्ह अगर लग जाते हैं तो कैसे इसके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखिएगा यहाँ रोको मत जाने दो। ये शब्द जो वाक्य लिखा है यहाँ स्पष्ट ही नहीं है कि रोकना है या जाने देना है। ठीक है, ये स्पष्ट ही नहीं है इस वाक्य का मतलब कि रोकना है या फिर जाने देना है। आप कह सकते हैं अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट नहीं है। ये वाला वाक्य स्पष्ट नहीं है। और यहाँ क्या लिखा है? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इसमें मतलब ये है रोकना है, रोकना है, इसमें रोकना है। यहाँ पे रोको मत जाने दो, इसमें रोकना नहीं है, इसमें रोकना नहीं है, रोकना नहीं है, रोकना नहीं है अर्थात इसमें जाने देना है। जैसे में आसान भाषा में अगर कहा जाए, आपके घर पे कोई मेहमान आया है तो आप कहेंगे रोक दो, रोक दो मत जाने दो। तो यहाँ रोक लेना है, वो रात भर रुकेंगे और यहाँ पे आप कहेंगे रोको मत जाने दो, मतलब यहाँ रोकना नहीं है, वो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएं। तो रोको मत जाने दो स्पष्ट नहीं है ये, रोको मत जाने दो इसमें रोकना है उसे, रोको मत जाने दो इसमें नहीं रोकना है, उस व्यक्ति को नहीं रोकना है। तीनों का अलग अलग अर्थ है। ठीक है, आप दोबारा से वीडियो ज़रूर देखेंगे, दोबारा से वीडियो ज़रूर देखेंगे, एक बार में हो सकता ना समझ में आए। हाँ, तो विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, रुकना, विश्राम। इसके बाद कुछ विद्वान भी इसमें बताते हैं कि कितने प्रकार का ये विराम चिन्ह होता है। तो हिंदी के व्याकरण हैं ये, हिंदी के व्याकरण के कह सकते हैं गुरु हैं ये, कामता प्रसाद गुरु, जो व्याकरण के बहुत ही बड़े ज्ञानी। इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। ठीक है, अब 20 कौन कौन से होते हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन सारे इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ ही इम्पॉर्टेंट होते हैं।
लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि 20 होती है। ऑप्शन में अगर 20 रहा, 15 रहा, 18 रहा और 17 रहा, तो ऑप्शन ये लगाएंगे आप, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। और ये भी माना जाता है कि ये जो 20 है ये अंग्रेजी से लिया गया है, ये अंग्रेजी से लिया गया, ऐसा भी कुछ विद्वान कहते हैं, अंग्रेजी से विराम चिन्ह। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 होते हैं। तो अब 20 में एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अल्प विराम, सबसे पहले अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? अल्प विराम का चिन्ह तो नहीं यहाँ हम लिखे हैं, पर लिख देते हैं ज़रूर। ये है अल्प विराम का चिन्ह, ये है अल्प विराम का चिन्ह, ये वाला अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए रुक जाना। बहुत कम समय के लिए किसी वाक्य में जब रुका जाता है, किसी शब्द के बाद रुका जाता है, उसे ही कहते हैं अल्प विराम। बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए रुका, जहाँ रुका जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम का सबसे अधिक बार प्रयोग होता है हिंदी में। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक बार होता है। अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक बार होता है। अगर कहा जाए कि इस 20 चिन्हों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है, तो अल्प विराम का सबसे अधिक बार होगा, और सबसे अधिक किसी और में होगा, सबसे अधिक बार। ये आपको याद रहे, सबसे अधिक, सबसे अधिक बार ये अलग है, और सबसे अधिक ये अलग है। तो सबसे अधिक बार किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा सबसे अधिक बार। हिंदी के किसी भी लेख में देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, ठीक है, न्यूज़पेपर देखिए, उपन्यास देखिए, नाटक देखिए, कोई भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग विराम चिन्हों का अल्प विराम का होगा सबसे अधिक बार, और इसका चिन्ह यही होता है। ठीक है, कह सकते हैं कुछ आई प्रकार का होता है। तो उदाहरण में जैसे लिखे हैं इसमें हम, करिश्मा, थोड़ा सा रुकना है, करिश्मा। करीना, थोड़ा सा रुकना है। मुखर्जी। हाँ, एक चीज़ और, जब अल्प विराम का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो लास्ट वाला जब लिखते हैं तो उससे पहले और का प्रयोग करते हैं, और ये जो और होता है ये एक विराम चिन्ह का ही काम करता है। ये विराम चिन्ह का ही, और किस विराम चिन्ह का काम करता है? अल्प विराम का ही ये काम करता है ये और। ठीक है, जो अंतिम शब्द होता है इसी से जोड़ा जाता है, और से जोड़ा जाता है, आज से जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे करिश्मा, करीना, मुखर्जी और प्रियंका। हम चाहते तो और इसमें जोड़ देते, करिश्मा, करीना, मुखर्जी, प्रियंका, ठीक है, परिणीति, और जब लास्ट वाला जोड़ेंगे तो और का प्रयोग इसमें करेंगे, और आदि इस सब का प्रयोग करते हैं। तो यही है अल्प विराम, जहाँ थोड़े समय के लिए रुका जाता है। देखिए यहाँ तो पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, पूर्ण विराम का प्रयोग तो एक बार हुआ है ना, एक बार पूर्ण विराम का प्रयोग तो एक बार हुआ है, लेकिन ये देखिए 1, 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। किसका? अल्प विराम का। अल्प विराम का प्रयोग 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है। आप यहीं देख लीजिए कि सबसे अधिक बार किसका प्रयोग हुआ है और सबसे अधिक बार और सबसे अधिक में फ़र्क है। सबसे अधिक और सबसे अधिक बार। तो सबसे अधिक इसी वाक्य में आप देखिएगा, इस वाक्य में सबसे अधिक किसका प्रयोग हुआ है? सबसे अधिक। तो सबसे अधिक कह सकते हैं इसमें पूर्ण विराम का, और सबसे अधिक बार मतलब इससे ज़्यादा हो तो 1, 2 ये रहा सबसे अधिक बार। सबसे अधिक अगर पूछता है तो पूर्ण विराम कहेंगे, सबसे अधिक पूर्ण विराम।
सबसे अधिक अल्प विराम। ये बातें बहुत छोटी हैं पर महत्वपूर्ण है ये, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक बार और सबसे अधिक और सबसे अधिक बार, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और ये बार बार पूछते हैं कि विराम चिन्ह में सबसे अधिक बार और सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है। तो सबसे अधिक पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, यहाँ देख लीजिए। वैसे अभी आगे देखेंगे पूर्ण विराम का, और ये है आपका अल्प विराम का चिन्ह। तो सबसे अधिक पूर्ण विराम, सबसे अधिक बार अल्प विराम का प्रयोग होता है। और अल्प विराम का उदाहरण तो है ही ये, तो ऐसा नहीं है कि केवल यही लगेगा। हम ऐसे लिखेंगे अगर 1 2 3 4 5 तो यहाँ भी लगेगा। इसके अलावा अगर ये तो स्त्री का नाम हो गया, पुरुष का नाम भी लिखते हैं तो ऐसे लगेगा। देखिए जैसे लिखा है मोहन, सोहन, रोहन, यहाँ नहीं रहेगा ये, मोहन, सोहन, रोहन। उसके बाद और कृष्णा। तो बताइएगा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहले हम जो है अल्प विराम देख रहे हैं, इसके बाद हम दूसरा विराम चिन्ह देखेंगे। विराम चिन्ह में हम लोग अल्प विराम इसमें देख चुके हैं, अब दूसरा इसमें अर्ध विराम देखेंगे। अर्ध विराम क्या होता है, ये अल्प विराम से दुगने समय के लिए जहाँ रुका जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे सूर्योदय हो गया है, पक्षी बोलने लगे या चहचहा रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसी में बबलू अच्छा है। ये जो अर्ध विराम लगा है, ये अर्ध विराम इसके जगह पे लगा है। लेकिन लगा दें, परंतु लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह पे अर्ध विराम के जगह पे ये लग सकता है। तो बबलू अच्छा है लेकिन डब्लू से अच्छा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे रुका जाएगा। लेकिन परंतु इसलिए इसके जगह पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्ध विराम के जगह पे ये लगता है। इसके जगह पे की भी लग सकता है, कहीं कहीं देखेंगे आप लोग की भी लग सकता है इसके जगह पे, ठीक है। तो क्या अल्प विराम अर्ध विराम में समझ में आया परिभाषा इसका। अल्प विराम कम समय के लिए रुका जाता है, अर्ध विराम अल्प विराम से दुगने समय के लिए रुका जाता है इस वाले में, ठीक है। इसका विराम चिन्ह ये है। और अल्प विराम का आप लोग देखे होंगे सिंगल होता है, वो इस टाइप का। दूसरा इसमें देखते हैं, और नंबर से कह सकते हैं तीसरा है ये पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जब एक वाक्य की समाप्ति होती है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। जब एक पैरा की समाप्ति होती है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। या कह सकते हैं किसी छंद की समाप्ति होता है तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक के रूप में किया जाता है, दो के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। जब एक वाक्य की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं रहता है, तब इसका प्रयोग होता है। जैसे जब एक वाक्य की समाप्ति होती है, ये समझ लीजिए हो गया है। यहाँ देख लीजिए बबलू अच्छा है लेकिन डब्लू से अच्छा नहीं है, ये लीजिए, ये पूरा वाक्य की समाप्ति हो गई। जहाँ वाक्य की पूरी समाप्ति हो जाती है वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है, एक खड़ी पाई के जैसे होता है पूर्ण विराम का चिन्ह। देखिए यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, लेकिन ये परिभाषा है। जब एक वाक्य की समाप्ति होती है, किसी छंद के समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है। जैसे में पहला है राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये लीजिए स्कूल पहुँच गया, वो मतलब समाप्त हो गया वाक्य। राम स्कूल जाता है, स्कूल पहुँच गया और ये समाप्त हो गया वाक्य। फिर लास्ट में लगा है सीमा बाजार जाती है, सीमा बाजार पहुँच गई है, ये समाप्ति है। समाप्ति मतलब कह सकते हैं पूर्ण हो गया काम वो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कहेंगे ये क्या हम लिखे हैं, यहाँ क्या पूर्ण विराम नहीं है पूर्ण विराम। करिश्मा, रुके, करिश्मा, करीना, ऐसे बोलेंगे, करिश्मा, करीना, प्रियंका, परिणीति और दीपिका अभिनेत्री हैं। ये रहा आपका पूर्ण, ये रहा पूर्ण हो गया, वाक्य पूर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ लगा है पूर्ण विराम। करिश्मा, करीना, प्रियंका, परिणीति और दीपिका अभिनेत्री, वो लास्ट में लगा है। इसके अलावा जो ये लगे हैं ये हैं अल्प विराम, ये हैं अल्प विराम, ठीक है। आप लोगों को बताया गया है, सबसे पहला जो था यही था अल्प विराम, उसके बाद अर्ध विराम, तीसरे नंबर पे
पूर्ण विराम। तो मुझे लगता है पूर्ण विराम आपको समझ में आया होगा। जब वाक्य की समाप्ति हो जाती है तो पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। देखिए यहाँ लग गया पूर्ण विराम, यहाँ लग गया पूर्ण विराम। वाक्य की समाप्ति पे या छंद की समाप्ति पे इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है आपका उपविराम। उपविराम या कह सकते हैं अपूर्ण विराम। इसका चिन्ह ये 2 बिंदु के रूप में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष तौर पर किसी कथन को दिखाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विशेष तौर पे जैसे उदाहरण में मूल अधिकार संविधान की आत्मा है, ये विशेष तौर पे दिखाया गया है। टेलीफोन वरदान है या अभिशाप है? टेलीफोन वरदान है या अभिशाप है? इसी टाइप के और भी आप चाहे तो उदाहरण देख सकते हैं। तो हम लोग इसमें 4 देख लिए हैं और आगे इसमें देखेंगे। तो विराम चिन्ह में हम लोग 4 देख चुके हैं और आगे इसमें देखेंगे 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। जितना हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं इस पर, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे एक ही बार में सब आना नामुमकिन है। और इसमें उदाहरण भी तो बताना है और अच्छे से अच्छे बताना है इसमें उदाहरण आपको। तो प्रयास है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है 20 महत्वपूर्ण हैं उस 20 हैं उनमें से महत्वपूर्ण को अच्छे से बताया जाएगा और कुछ को तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा में बता दिया जाएगा, क्योंकि विराम चिन्ह को ज़्यादा बड़ा बनाना कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो छोटा से छोटा वीडियो होगा, ये मेरी तरफ से कोशिश होगी। और छोटे से छोटे में कहने का मतलब ये है कि 2 पार्ट में वीडियो बनेगा, क्योंकि एक ही पार्ट में बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो और बोरिंग भी हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि 2 पार्ट में बने। पहला वाला पार्ट तो थोड़ा सा होगा क्योंकि इसमें डिटेल में बताया जाएगा, और दूसरे पार्ट में महत्वपूर्ण नहीं है तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके बता दिया जाएगा, वो छोटा ही वीडियो होगा। तो इसमें हम देखते हैं 5वां जिसे लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह का जो सिंबल होता है या चिन्ह होता है ये 0 के आकार में होता है। इसका चिन्ह शून्य होता है, यहाँ पर लिखे भी हैं हम, इसका चिन्ह शून्य होता है। वाक्य को संक्षेप में लिखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। संक्षेप का मतलब छोटा लिखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग शून्य के आकार का होता है। ये वाक्य को छोटा लिखने के लिए इसका चिन्ह शून्य जैसा होता है। जैसे डॉक्टर को संक्षेप में लिख दिए, पूरा ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर को छोटा लिख दिए, प्रोफेसर को छोटा लिख दिए। उत्तर प्रदेश को छोटा लिख दिए, मध्य प्रदेश को छोटा लिख दिए। इसके अलावा और सारे जो है आप लिख सकते हैं छोटा, ठीक है। तो क्या है छोटा मतलब संक्षेप करना। संक्षेप करने के लिए इसका प्रयोग होता है लाघव चिन्ह का। डॉक्टर में, प्रोफेसर में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जो भी चीज़ें आप छोटा करना चाहते हैं उसमें इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। इस चिन्ह का जो होता है सिंबल वो शून्य के आकार का होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। ये 5वां, कोई भी आप लेख लिख रहे हैं, किसी का नाम लिख रहे हैं तब भी छोटा लिख सकते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पंडित आप ऐसे लिख दीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो छोटा जब लिखेंगे तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगला देखते हैं 6ठे नंबर का, ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का आकार कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। एक योजक चिन्ह होता है, ये योजक चिन्ह है, और ये जो बड़ा होता है इसे निर्देशक कहते हैं। निर्देशक, ये बड़ा वाला निर्देशक है और छोटा वाला योजक है। तो योजक जो होगा अगले स्लाइड में या अगले वीडियो में बताया जाएगा आपको। योजक छोटा होता है और निर्देशक बड़ा होता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, आइए देखते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग विशेषण और विशेष दिखाने हेतु, विशेषण और विशेष को बताने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। शब्दों को जोड़ना हो या अलग दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। योजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं और इसी को विलोम चिन्ह भी कहते हैं।
क्योंकि जो विलोम युग्मक होते हैं वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। समासिक चिन्ह के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में दिन और रात, देखिए दिन और रात में बीच में लगा है, इसे कह सकते हैं समास। लाल मणि, लाल लाल जो है विशेषण है, मणि जो है विशेष्य है। इसे बताने हेतु यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग दिखाने हेतु। और जब कोई शब्द बार बार आए, ठीक है, बार बार आए तो वहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बार बार, घर घर, दिन दिन, रात रात, इस टाइप के शब्द भी आए तो वहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? योजक चिन्ह का। तो योजक चिन्ह का प्रयोग विशेषण और विशेष को दिखाने हेतु कर सकते हैं, शब्दों को जोड़ने या अलग दिखाने हेतु कर सकते हैं। समासिक चिन्ह इसी को कहते हैं, विलोम चिन्ह भी इसी को कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। और हम लोग देखते हैं फटाफट अगला सातवां जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है पूर्ण विराम की तरह होता है और नीचे एक बिंदु लगा रहता है। पूर्ण विराम की तरह होता है, नीचे एक बिंदु लगा रहता है। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ये? आश्चर्य, जैसे लोग देखते हैं कुछ भी तो एकदम मुंह खुला रह जाता है, आश्चर्य। हर्ष, खुशी। घृणा, कुछ मरे हुए जानवरों को सड़क पे देख के घृणा होता है। गलानी, ठीक है, गलानी। शोक, आप लोग समझ रहे हैं। आशीर्वाद दिया जाता है, इत्यादि शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। संबोधन, ठीक है, इसी को संबोधन भी कहते हैं, विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। जैसे उदाहरण में अच्छा, अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हुआ प्रयोग हे भगवान, हे भगवान में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो जिस भी वाक्य में अगर ये वाला चिन्ह लगा तो समझ जाइए विस्मयादि बोधक या संबोधन का प्रयोग हुआ है। विस्मयादि बोधक या संबोधन का। और कहाँ कहाँ लगेगा? आश्चर्य, हर्ष, घृणा, गलानी, शोक, आशीर्वाद इत्यादि शब्दों में लगेगा, ठीक है। जहाँ संबोधन होगा, जहाँ विस्मयादि बोधक होगा वहीं लगेगा ये, ठीक है। आश्चर्य को दिखाने के लिए लग सकता है, हर्ष को दिखाने के लिए, घृणा को, ग्लानि को, शोक, आशीर्वाद इत्यादि शब्दों को दिखाने हेतु इसका प्रयोग हो सकता है विस्मयादि बोधक का। विस्मयादि बोधक का दूसरा नाम है क्या? संबोधन, ठीक है, आप याद रखेंगे। सारा देख चुके हैं लगभग। ये प्रश्नवाचक में जब प्रश्न किया जाता है, ठीक है, जब प्रश्न किया जाता है, जैसे में तुम कहाँ जा रहे हो, ये रहा, तुम कहाँ जा रहे हो प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम कब मिलोगे प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ भी तुम कब मिलोगे, तुम कैसे मिलोगे, तुम कहाँ मिलोगे, ये सारा प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जब प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो उसमें ये लगा रहेगा चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह होगा तो वो लगा रहेगा, विस्मयादि बोधक होगा तो ये लगा रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा तो योजक चिन्ह लगा रहेगा। मतलब जो भी विराम चिन्ह है अगर वो क्वेश्चन करता है तो जरूर वो चिन्ह लगे रहेंगे, ठीक है। ये मेरी बात समझ में आ रही है और ये जो भी आपको बताया गया समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।